वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक अंडररेटेड इंडिया में बैन हुई मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है अनफ्रीडम। यह मूवी 2014 में रिलीज हुई। डायरेक्टर भाई साहब ने बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स को लेकर इस मूवी को बनाया। एक्चुअली इस मूवी में दो अलग अलग कहानियां हैं। किसी इंटरव्यू में इस मूवी के डायरेक्टर ने यह कहा कि सेंसर बोर्ड का काम यह है कि वो सर्टिफिकेट दे, न ही कि किसी मूवी को बैन करे। लेकिन जो भी हो, अब इस मूवी को इंडिया में बैन किया तो ये भाई साहब दूसरी कंट्री में जाके इस मूवी को पब्लिश कर दिया, क्योंकि इस मूवी को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसा इस मूवी का टाइटल है, इस मूवी की कहानी भी उसी तरह की है। आखिरकार क्यों एक बाप अपनी बेटी का ही RAP करवाया? इसी चीज को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। एक्चुअली इस मूवी में दो अलग अलग कहानियां हैं जो साइमल्टेनियसली चलती रहती है, इसलिए मैंने इन दोनों कहानियों को डिवाइड कर दिया। तो चलिए इन शॉर्ट में मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। खैर, पहली कहानी दो लड़कियों की है। इस लड़की का नाम है लीला और लीला एक लेस्बियन होती है। बहुत सालों पहले लीला और एक अमेरिकन लड़की जिसका नाम होता है सखी, इन दोनों का रिलेशनशिप था। ये दोनों अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय किया था, लेकिन अभी भी कुछ देशों में लेस्बियंस गे रिलेशनशिप को नहीं मानते। ऐसे रिलेशनशिप को वो लोग अपवित्र मानते हैं। हालांकि कोर्ट ने अपना फैसला सुना भी दिया, लेकिन फिर भी ये समाज ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। सो इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए लीला अपने रिलेशनशिप को हैंडल ना करते हुए एक दिन सखी को छोड़ के भाग गई। इस तरह से ये दोनों जुदा हो जाते हैं। खैर, लीला की फैमिली के बारे में बात करें तो इसके फादर का नाम होता है देवराज, जो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है। देवराज जानता है कि लीला एक लेस्बियन है, ये मर्दों से प्यार नहीं कर सकती, लेकिन देवराज इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। देवराज अपनी बेटी से कहा था कि लीला, तुमको सिर्फ एक छोटी सी बीमारी है, दवाइयाँ लेने पर तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। सो कुछ दिनों बाद देवराज लीला के लिए एक लड़का ढूंढ के लाता है, उससे शादी करवाने के लिए। अब लीला अपने पिताजी की बात मानकर शादी के लिए राजी तो हो जाती है। लीला की माँ लीला को रेडी शेडी करती है, लेकिन जितना भी ट्राई करो लीला इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। सो लीला के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है। लीला अपने फादर की गन लेकर अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस गन में बुलेट्स नहीं होते, या तो फिर इसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती। जो भी हो, लीला जीना चाहती है। बहुत देर बाद जब देवराज लीला को देखने के लिए उसके रूम में जाता है, जब तक लीला अपने सर के बाल काट चुकी होती है, मतलब वो एक मेल के शक्ल में आ जाती है। लीला देवराज से कहने लगती है कि पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं सखी नाम की एक लड़की से प्यार करती हूँ। अगर शादी करूँगी तो मैं उससे ही करूँगी। लेकिन देवराज भी गुस्से में आकर लीला से यही कहने लगता है, तुम्हारी शादी मेरे पसंदीदा लड़के से ही होगी, तुम कुछ भी कर लो। उसके बाद लीला डिसाइड हो जाती है कि ये अपना घर छोड़ के सखी के पास चली जाएगी। सो लीला अपने कपड़े वगैरह पैक कर लेती है। जाते जाते लीला एक कैमरे में अपना वीडियो मैसेज छोड़ के जाती है कि पापा, मैं आपके लिए, आपकी इज्जत के लिए शादी के लिए राजी हुई थी, लेकिन पापा मुझसे ये नहीं हो पा रहा। आई कांट इमेजिन एक लड़के के साथ मेरी शादी। भगवान ने मुझे इसी तरह से बनाया, मैं क्या करूँ? मेरी फीलिंग्स अलग है, मेरी चॉइसेस अलग है, प्लीज आप मेरे लिए ढूंढिए मत। ऐसा कहकर लीला सखी के पास जाने लगती है। दूसरे सीन में लीला की गर्लफ्रेंड सखी को दिखाया जाता है, जो इंडिया में रहते हुए ही लेस्बियंस गेस के लिए अपनी लड़ाई लड़ती रहती है। गवर्नमेंट पर काफी सारा प्रेशर डालती रहती है कि इनको भी जीने का हक है, इनकी अलग अलग चॉइसेस है। लेकिन सखी का ये आंदोलन कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। एक दिन सखी के घर कुछ लोग आते हैं। उसमें से एक बंदा सखी से कहने लगता है कि ये तुम्हारा अमेरिका नहीं है, ये है इंडिया। हमारे भारत के कुछ कल्चर्स है, अगर तुमने उन कल्चर्स के खिलाफ जाने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इस बार मैं सिर्फ बातों से वार्निंग करके यहाँ से जा रहा हूँ। अगर अगली बार तुमने आंदोलन किया तो तुम्हारे घर में आकर बहुत सारे लोगों के साथ तुम्हारे साथ कांड करूँगा। लेकिन सखी इस बंदे की बातों से बिल्कुल भी नहीं डरती। उसकी आंखों में आंखें डालकर यही कहने लगती है, FUCK ऑफ। खैर, उसके बाद जब सखी किसी पार्टी में होती है, लीला सखी के पास आती है उसका एड्रेस पहचान के, और लीला ऑलमोस्ट 1 साल के बाद सखी को देखती है। सारे लोगों के सामने फौरन उसके पास जाकर उसे पप्पी शप्पी करती है। सखी लीला से पूछने लगती है कि तुम तो मुझे छोड़ के चली गई थी, दोबारा क्यों मेरे पास आई? लीला दुखी होकर अपनी फीलिंग्स को बताते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाती है और सखी से शादी करने की बात करती है। तभी आनंद नाम का एक लड़का वहाँ पर आता है। सखी आनंद को दिखाकर कहने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं। ये सुनने के बाद, देखने के बाद लीला बहुत मायूस होती है। रोती हुई फौरन उस घर से बाहर आती है। लेकिन जब दोबारा लीला सखी के पास जाती है तो उस वक्त सखी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में कांड करती रहती है। अब लीला अपने साथ अपने पापा की गन लाई होती है। बिना सोचे समझे आनंद को ठोक देती है इसकी जात का। उसके बाद लीला और सखी ये दोनों आनंद को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते के दौरान दोबारा लीला और सखी के बीच झगड़ा हो जाता है। सखी लीला को वहीं पर छोड़ के
आनंद को एक ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। बेचारी लीला वहीं पर बैठी रहती है। इस तरफ देवराज अपने किसी पुलिस ऑफिसर को कॉल करके इसकी बेटी को ढूंढने के लिए कहता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को लीला और सखी का कमरा नजर आता है। जब पुलिस वाले इस कमरे की तलाशी लेते हैं तो वहाँ पर काफी सारे नेकेड पेंटिंग्स होते हैं, क्योंकि सखी एक इंटरनेशनल पेंटर होती है और इन्हीं पेंटिंग्स में लीला और सखी के नेकेड पिक्चर्स भी होते हैं। लैपटॉप में इन दोनों की वीडियोस भी होते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद देवराज रोते हुए वहीं पर बैठ जाता है। सोचने लगता है कि इसकी इज्जत तो गई। इस तरफ थोड़ी देर बाद सखी दोबारा लीला के पास आती है। सखी को देखकर लीला यही कहने लगती है कि सखी, आई नीड यू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे शादी करनी है, तभी हम दोनों का मामला सॉल्व होगा। शादी करके हम दोनों कहीं पर दूर चले जाएंगे। सखी भी लीला को एक्सेप्ट कर लेती है, उसे किस वगैरह करती है। उसके बाद ये दोनों एक बोट की मदद से किसी बीच पर जाते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा टेंट वगैरह लगाते हैं, वहीं पर शादी करते हैं। शादी के बाद सुहागरात मनाते हैं। जब ये दोनों थक कर सो रहे होते हैं, उसी रास्ते से एक साधु गुजरने लगता है। इन दोनों को देखकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। उसके बाद क्या था, देवराज और कुछ पुलिस वाले इन दोनों को जेल में डाल देते हैं। देवराज लीला से कहने लगता है कि कल तक मैं मेरा सर ऊंचा करके समाज में घूम रहा था, लेकिन तुमने ये कांड कर मेरा सर कटवा दिया। जो भी हो बेटा, मैं तुमको माफ कर दूंगा, प्लीज घर आ जाओ, मेरे बताए हुए लड़के से शादी कर लो। लेकिन लीला यही कहने लगती है कि पापा, मैं घर वापस हरगिज नहीं आऊंगी, अब मैं आगे की जिंदगी सखी के साथ ही गुजारूंगी। ये सुनने के बाद देवराज को बहुत गुस्सा आता है और अपने पुलिस ऑफिसर्स को एक इशारा देता है कि ये दोनों लड़कियां मर्द जात का आनंद नहीं पाया, इन दोनों को वो आनंद दिखाओ। सो वहाँ के सारे पुलिस वाले उस सेल में आकर इन दोनों का बहुत बुरी तरह से आरएपी करने लगते हैं। देवराज बिना पलके झपकाए उस कांड को देखते रहता है। लीला भी देवराज को ऐसे ही देखती रहती है और अपनी नजरों से ये समझाने की कोशिश करती है कि देखो पापा, अगर आपने शादी भी किया तो मैं जिंदा लाश बन के रह जाऊंगी। फाइनली देवराज लीला से कहने लगता है, अगर तुमने मेरे साथ घर आ गई तो मैं सखी को छोड़ दूंगा। बेचारी लीला सखी को बचाने के लिए अपने पापा के साथ चली जाती है। उसके बाद सखी अपनी हार नहीं मानती, जगह जगह पर जाकर वो अपनी फ्रीडम की फाइट करती रहती है। गवर्नमेंट से, समाज से अपने लेस्बियंस का हक मांगती रहती है। सखी अपनी एक कम्युनिटी को बनाती है। इस तरह से इन दोनों की कहानी यहाँ पर दी एंड होती है। दूसरी कहानी पहले कहानी से बिल्कुल हटकर है। कहानी की शुरुआत में ही पाकिस्तान में एक बंदे को दिखाया जाता है और एक मुसलमान है, कुरान की बातों पर अमल करते हुए अपनी सीधी सादी जिंदगी जीते रहता है। तभी एक दिन वहाँ के लोकल्स दंगा फसाद पर उतर आते हैं। ये बंदा अपने घर में कुछ लोगों को पनाह देता है, लेकिन वो दंगा फसाद वाले इस चीज को भाप लेते हैं, इसकी घर की तलाशी लेने लगते हैं, इस बंदे को पकड़ लेते हैं, इस बंदे को बहुत मारने पीटने लगते हैं। वो लोग इस बंदे के साथ साथ काफी सारे लोगों को किसी जगह पर लाते हैं। एक हैमर लेकर मासूम लोगों को बहुत बेरहमी से मारते रहते हैं और इसी तरह औरतों का, लड़कियों का बेरहमी से बलात्कार करते हैं। इस बंदे के हाथ में गन देकर कहने लगते हैं कि तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, इन सारे लोगों को इस गन से मार दो। लेकिन कोई भी रिलीजन किसी इंसान को मारने की परमिशन नहीं देता। यह बंदा उन मासूम लोगों को मारने से मना कर देता है। इस बंदे से ये कहने लगते हैं, अगर तुमने उन लोगों को मार दिया तो हम तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को छोड़ देंगे। इस बंदे का एक बेटा होता है, जिसका नाम होता है हुसैन। हुसैन अपनी फैमिली को बचाने के लिए वही गन लेकर उन मासूम लोगों को मार देता है। खैर, ये हादसा होने के काफी सारे सालों बाद अमेरिका में एक बंदे को दिखाया जाता है। इसका नाम है फरीद रहमान। फरीद एक बहुत बड़ा टीचर, स्कॉलर होता है। लोगों को इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहता है। आतंकवादी कुरान के खिलाफ अपनी लड़ाई करते हैं। कुरान में कहीं पर भी नहीं लिखा कि मासूमों की हत्या करो। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, कौन सा भी रिलीजन किसी की हत्या करने की परमिशन नहीं देता। हर एक रिलीजन में अंधभक्त होते हैं। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए रिलीजन का सहारा लेकर ऐसे काम करते हैं। इस तरह से लोगों के सामने स्पीचेस देते रहता है। फरीद की ये पॉपुलैरिटी देखकर आतंकवादियों से रहा नहीं जाता। वो लोग हुसैन को ट्रेन करके अमेरिका भेजते हैं फरीद को मारने के लिए। हुसैन वहीं पर कुछ दिन रहते हुए फरीद और उसकी फैमिली पर नजर रखने लगता है कि फरीद किस वक्त कहां पर जाता है, कौन से काम करता है, कौन सी मीटिंग पर अटेंड होता है। इस तरह से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता है। और जब एक दिन फरीद अपना स्पीच देकर पार्किंग लॉट में आता है अपनी गाड़ी लेने के लिए, तभी हुसैन फरीद के पास आ जाता है। फरीद को और उसके साथी को किडनैप कर लेता है गन दिखाकर। इन दोनों को किसी जगह पर लाके बांध देता है और हुसैन फरीद के सामने कैमरा रखकर ये रिकॉर्ड करने के लिए कहता है कि इसकी सारी की सारी बातें झूठी है।
ये झूठा है, ये मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए स्पीचेस दे रहा है, पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए, गाड़ी बंगला हासिल करने के लिए। लेकिन फरीद ऐसा कहने से मना कर देता है। सो हुसैन फरीद के साथी के हाथों को कीलें ठोकने लगता है। फरीद को भी बहुत टॉर्चर करता है, उसे मारता है, पीटता है, उसकी आंख फोड़ देता है। बहुत मार पीट कर हुसैन फरीद को दोबारा उसके घर लाता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि हुसैन कुछ मेंटल किस्म का बंदा होता है। घर में आने के बाद हुसैन फरीद के बेटे को, इसकी बीवी को भी बांध देता है। दोबारा फरीद से यही कहने के लिए कहता है कि लोगों को बता दो कि तुम झूठ हो, वरना मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। लेकिन फरीद अपनी बात से नहीं मुकरता। फरीद की ये बातें सुनने के बाद हुसैन को अपना फादर याद आता है। हुसैन का फादर भी यही बात पे डटा था। उसके बाद हुसैन फरीद के हाथ में अपनी गन देकर इसे मारने के लिए कहता है। मतलब हुसैन को मार के ये लोग अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं, वरना हुसैन इन सारे लोगों को मार देगा। लेकिन फरीद हुसैन को नहीं मारता। ये देखकर हुसैन का दिमाग सटक जाता है। एक चाकू लेकर फरीद की बीवी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसके बाद हुसैन फरीद के बेटे को एक चांस देता है। फरीद का बेटा फौरन अपने हाथ में गन लेता है। फरीद अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा मत मारो, मत मारो। लेकिन फरीद का बेटा अपने फादर को बचाने के लिए हुसैन को मार ही देता है। मतलब जिस तरह से हुसैन की जिंदगी स्टार्ट हुई थी, उसी तरह से अब इस बच्चे की जिंदगी भी स्टार्ट होगी, एक हत्या से। सो ऐसे ही लोगों की वजह से बच्चे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अब बच्चों का दिमाग बहुत ही सेंसिटिव होता है। जैसा उसकी तरबियत दे वो बच्चा उसी तरह से बड़ा होता है। सो हुसैन भी गलत राह चूज कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, पागल हो गया। अब ऐसे लोगों की जिंदगी में फ्रीडम कहाँ से आएगी। सो दोस्तों, देखा आपने, इस मूवी का कंटेंट कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से शायद काफी सारे विवाद भी खड़े होंगे, इसीलिए इस मूवी को इंडिया में बैन किया गया। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।